वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग ओवरऑल रिवीजन करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन लेक्चर्स का। आज हम लोग बोर्ड यूज नहीं करेंगे, वर्बली हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरीके से एंशिएंट इंडियन सीरीज को रिवाइज कर सके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग स्टोन एज से। फॉर द डिवीजन ऑफ स्टोन एज इज कंसर्न, वी कैन डिवाइड स्टोन एज into पैलेथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज। तो पैलेथिक एज को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पैलेथिक एज, लोअर पैलेथिक एज, करेक्ट, सॉरी, अपर पैलेथिक एज, मिडिल पैलेथिक एज एंड लोअर पैलेथिक एज। उसके बाद देखेंगे हम लोग मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जी, दैट इज द मेकिंग ऑफ टूल्स लाइक माइक्रोलिथ। अब जो टूल्स बनेंगे बहुत छोटे छोटे आकार के बनेंगे और ये काफी पॉलिश्ड होंगे एज कंपेयर टू पैलेथिक एरा। उसके बाद देखेंगे न्योलिथिक के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि न्योलिथिक जो एज है वो केवल एज ही नहीं है, वो एक रेवोल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन को पता चलेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा न्योलिथिक एज में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेटल एज का भी, जैसे कैलकोलिथिक एज हो गया, करेक्ट। उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी देखेंगे, एंड आफ्टर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन विल सी द आयरन एज ऑल्सो। So let's begin with the first class, पैलेथिक एज। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को हम लोग जैसे कि मैंने कहा है पैलेथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज में डिवाइड कर सकते। तो पैलेथिक का कैरेक्टर यदि देखा जाए तो उस समय जो टूल्स होते थे बहुत ही क्रूड होते थे जी, रॉ होते थे, अनपॉलिश्ड होते थे, जो साइज होता था काफी बड़ा होता था। बट बाद में जैसे ही पैलेथिक एज कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट होगा मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक में ये टूल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब टूल्स क्या हो जाएंगे? बहुत ही पॉलिश्ड हो जाएंगे, समझ गए, पॉलिश्ड हो जाएंगे और उसमें जो शार्पनेस है वो काफी बढ़ जाएगा। मेसोलिथिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही माइक्रोलिथ का डेवलपमेंट होगा, यानी कि छोटे छोटे टूल्स का डेवलपमेंट होगा, बो एंड एरो का डेवलपमेंट होगा। और इससे पहले फायर आपका अपर पैलेथिक एज में डेवलप्ड हो चुका था, समझ गए। तो यदि हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखें, पेंटिंग्स देखें, तो अपर पैलेथिक एज में पेंटिंग पाया गया भीमबेटका केव्स में। अपर पैलेथिक एज एंड मेसोलिथिक एज, ये दोनों का ही साक्ष्य हमें भीमबेटका पेंटिंग में देखने को मिलता है। भीमबेटका पेंटिंग कहाँ पे है जी? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मेसोलिथिक एज, कमिंग टू द मेसोलिथिक एज, तो मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशन है पैलेथिक एज एंड न्योलिथिक एज का। इसमें वो हर चीज मौजूद होगा, वो हर चीज प्रेजेंट होगा जो पैलेथिक एज में प्रेजेंट था, और ये एक हम्बल बिगिनिंग है न्योलिथिक एज के लिए भी, समझ गए। तो बो एंड एरो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आपका मेसोलिथिक एज का, एज आई सेड। उसके बाद देखेंगे न्योलिथिक एज। तो न्योलिथिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि ओवरऑल देखा जाए तो मेहरगढ़ भारत का पहला ओल्डेस्ट विलेज बना, और मेहरगढ़ में ही लोग सब कॉटन कल्टीवेट करना सिखाए हैं। तो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कॉटन कल्टीवेशन कहीं स्टार्ट हुआ तो मेहरगढ़ में हुआ। और मेहरगढ़ कहाँ पे? बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान रीजन। तो न्योलिथिक साइट। और न्योलिथिक में देखेंगे तो यस, पूरे अच्छी तरीके से बरियल प्रैक्टिस सब शुरू हो गया था। जैसे एग्जाम्पल गुफरेल का, जम्मू एंड कश्मीर का जो गुफरेल रीजन है, वहां पे डॉग्स और मास्टर्स को एक साथ कब्र में पाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों में ये स्किल आ चुका है किस तरह हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करें, समझ गए। उसी तरह बुर्जुआंग में और गुफरेल में, बिल्कुल दोनों ही कश्मीर का रीजन है जी, बुर्जुआंग एंड गुफरेल। तो बुर्जुआंग में क्या पाया गया? डॉग अलोंग विद स्मार्ट मास्टर बरिड, ठीक है, दोनों साथ में। उसके बाद उसके बाद गुफरेल में पिट ड्वेलिंग पाया गया और कपर हेयरपिन भी पाया गया जी। तो कपर हेयरपिन पाने का मतलब क्या हो? मतलब ये है कि लोगों में फैशन सेंस था, समझ गए। हाँ, जहां तक सवाल है लोकेशंस का, तो अलग अलग होगा। जैसे पैलेथिक एज का बात करेंगे, बेलन वैली हो जाएगा, करेक्ट। वही बेलन वैली मतलब मिर्जापुर वाला एरिया, यूपी का मिर्जापुर वाला एरिया।
और सोन वैली हो जाएगा पंजाब वाला एरिया, ठीक है। दायमाबाद हो जाएंगे, दायमाबाद हाँ बिल्कुल इधर भी हो जाएंगे। और कैलकोलिथिक एज के लिए भी दायमाबाद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, समझ गए। तो यस, आई हैव शॉर्टली कंप्लीटेड दिस स्टोन एज। अब बात करते स्टोन प्लस मेटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन, तो है कैलकोलिथिक एज। तो कैलकोलिथिक एज स्टार्ट होता है आपका 3300 से और खत्म होगा ये 700 बीसी में। इसमें अब केवल स्टोन ही नहीं है, अब कपर को भी यूज किए जा रहे हैं, समझ गए। और इसके जो इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स होंगे, जैसे मानस कल्चर हो गया, जैसे प्रभास कल्चर हो गया, रांगपुर कल्चर हो गया गुजरात वाला रीजन का, जैसे दायमाबाद, दायमाबाद इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कैलकोलिथिक एज। अब कपर डेवलपमेंट हो रहा है, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद देखेंगे हम लोग, यस बड़ियल पर वेल लेड डाउन बड़ियल प्रैक्टिस होता था उस समय। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यू नो दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए, अपने आर्किटेक्ट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो मेनली देखा जाए जितने भी साइट्स मिले हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, करेक्ट, चाहे धोलावीरा हो, या बाकी अन्य साइट जितने भी रहे, चाहे लोथल हो, मैक्सिमम साइट्स में सिटीज को दो भाग में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल में इंपॉर्टेंट पर्सन रहते थे, और जो लोअर टाउन है जो वेस्ट की तरफ फेसिंग रहेगा, उसमें अधिकतर कॉमन पीपल रहते थे, समझ गए। और ये सिविलाइजेशन जाना जाता है अपने टाउन प्लानिंग के लिए, अपने अर्बन प्लानिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, नंबर वन। दूसरी बात है ग्रिड पैटर्न जी। ग्रिड पैटर्न मतलब एक स्ट्रीट दूसरे स्ट्रीट को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाउन प्लानिंग का मामला, टाउन प्लानिंग को यदि कंसीडर किया जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, समझ गए। हाँ, उस समय और भी सिविलाइजेशन बसते थे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, जैसे इजिप्शियन हो गया, तो उन लोग से बेहतरीन हमारा सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्ट। और भी है, और जैसे एग्जाम्पल हो गया कि आखिर खत्म कैसे हो। ये तो पीक पे गया है लगभग 1300, करेक्ट, 1300 बोले 2300 2400 में, तो ये पीक पे था, 2300 2400 बीसी में ये पीक पे था। बट बाद में ये 1600 1700 बीसी आते आते डिक्लाइन हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारे अनेकों रीजन है। जैसे किसी ने कहा था कि यस आर्यन इन्वेजन हुआ, इसके वजह से खत्म हो गया। बट जो सबसे लॉजिकल, सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है इकोलॉजिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उस समय इन्वायरमेंट का इस तरह इम्पैक्ट हुआ और आस्ते आस्ते हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयरन एज का। आयरन एज पूरी तरीके से वैदिक एज से मैच कर जाएगा जी, 1500 से लेकर 500 बीसी। और आयरन एज स्टार्ट हुआ फर्स्ट साउथ इंडिया में, समझ गए, साउथ इंडिया में हुआ। बट किसी ने यूज किया है आयरन को सही ढंग से तो वो नॉर्थ इंडिया में यूज हुआ। क्यों? क्योंकि आयरन के वजह से ही राइज ऑफ महाजनपदास का राइज हो जाएगा। तो आयरन एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया का बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पाया गया, हरियाणा का बहुत सारा साइट्स है जहाँ पे आयरन पाए गए। और बाद में हम देखेंगे गैंजेटिक प्लेन में भी लोगों ने सीख लिया कैसे आयरन ओर से आयरन को डेवलप किया जाए और कैसे उसको टूल्स के रूप में किया जाए, समझ गए। तो किंग्स लोग, बिल्कुल जो राजा थे, बहुत ही ज्यादा आयरन टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो जनपद है वो महाजनपदास में कन्वर्ट हो गया। तो यस, कंप्लीटेड, टॉपिक कंप्लीट हुआ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट, और ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम लोग वैदिक एज की तरफ। सो वैदिक एज को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का जो कालखंड होगा, जो समय होगा, वो 1500 से लेकर 1000 बीसी होगा। और जो लेटर वैदिक एज का समय होगा वो 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी होगा, समझ गए। अर्ली वैदिक एज बहुत ही सोसाइटी देखा जाए तो बहुत ही इगैलिटेरियन था जी। वर्णा सिस्टम लास्ट फेज में डेवलप्ड हो गए। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के 10th मंडला में, ऋग्वेद के जो 10th चैप्टर है 10th मंडला में पुरुषा सूक्ता के बारे में जिक्र किया गया, और पुरुषा सूक्ता में ये बताया गया है किस तरह वर्णा सिस्टम डेवलप्ड हुआ है, समझ गए। यस, ऋग्वेदा में 10 चैप्टर है और जो 10th चैप्टर है डेडिकेटेड टू पुरुष सूक्त, दैट इज वर्णा सिस्टम, समझ गए। और जो 9th चैप्टर है, जो 9th मंडला है, वो रिलेटेड है सोमा से, वर्शिप ऑफ सोमा से। सोमा मतलब आपका सेक्रेड जूस, और ये है आपका पर्सनिफिकेशन ऑफ गॉड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को जब गॉड के रूप में मान रहे हैं उस समय सोमा
सोमा को क्या किया जा रहा है, ऑनर किया जा रहा है. So Soma related to 9th mandala of Rig Veda, and Purusha Sukta, that is a Varna system, is related to 10th mandala of Rig Veda. So हम लोग ये ऋग वेद को ही समझ के पढ़ के ये हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय जो अर्ली वैदिक एज में लोग कहाँ रहते होंगे. तो सप्त सिंधु यानी कि जो 7 रिवर्स का जो कॉम्बिनेशन है, कॉन्फ्लुएंस, वहीं पे लोग रहते थे शुरुआत में सप्त सिंधु में. उसके बाद लोग क्या किए, फिर गैंजेटिक, लेटर वैदिक एज में सब लोग गैंजेटिक प्लेन में जाना शुरू कर देंगे. गैंजेटिक प्लेन में तो क्या हो जाएगा, आर्यभट्टा हो जाएगा जी, आर्यभट्टा. क्यों? क्योंकि आप गैंजेटिक प्लेन की तरफ आ जाएंगे, और गैंजेटिक प्लेन की तरफ आ जाएंगे तो वहां पे मास माइग्रेशन हो जाएगा. फिर वहां से स्टार्ट होगा एक नए सीरीज का, डेट इज अ राइज ऑफ महाजनपदास. समझ गए? तो बट अर्ली वैदिक एज देखा जाए तो पॉलिटी, पॉलिटी मतलब अभी सब केवल ट्राइबी है, जनी है. अभी जनपद का कॉन्सेप्ट नहीं आया, केवल जन है. सबसे हेड रहेंगे फैमिली के, उनको कहा जाएगा कुलपति, डेट इज गृहपति या कुलापा. समझ गए? और पंडित और पुरोहित का बहुत कम रोल था उस समय अर्ली वैदिक एज में. तो महिला थी वो सभा और समिति को सभा और समिति में पार्टिसिपेट करती थी. समझ गए? तो बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी था. और वर्ना सिस्टम कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं था वो. क्यों? क्योंकि इजिली मोबिलिटी, यानी कि कोई शूद्र कास्ट का है तो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण का है तो क्षत्रिय बन सकता है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. बट लेटर वैदिक एज आते आते ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया. अब महिलाओं को सभा और समिति में बैठने का कोई अधिकार नहीं है. अब महिला केवल घर तक रहेगी, घर का काम करेगी केवल. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी जो प्रोग्रेसिव था वो आस्ते आस्ते रेग्रेसिव हो गया लेटर वैदिक एज में. समझ गए? जहां तक सवाल है रिलीजन का, तो अर्ली वैदिक एज में तो सबसे ज्यादा जो पूजे जाएंगे गॉड वो होंगे इंद्र. इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा 250 हिम्स इंद्र के बारे में ऋग्वेदा में लिखा गया है जी. तो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले जो देवता थे वो इंद्र थे. समझ गए? तो इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वायु हो गए, वरुणा हो गए, ये सभी को पूजे जाते थे अर्ली वैदिक एज में. बट लेटर वैदिक एज आते आते ये जो अग्निदेव हो गए, वायुदेव है, इनका जो रिलेवेंस वो खत्म हो जाएगा. तो लेटर वैदिक एज में प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र, शिवा और विष्णु, इनका पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो, टोटली रिप्लेस हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम फर्टिलिटी कल्ट है, यानी कि फैलिक वर्शिप है, उसको प्रैक्टिस किए जाएंगे. समझ गए? लेटर वैदिक एज में नए नए सेक्रीफाइसेस आना शुरू हो जाएगा, अश्वमेधा आना शुरू हो जाएगा, वाजपेयी आना शुरू हो जाएगा. समझ, राजसूय आना शुरू हो जाएगा. तो नए नए रिचुअल्स डेवलप्ड हो रहे. तो लेटर वैदिक एज एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का राइज हुआ है, और उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे प्रोमिनेंट थे. समझ गए? ये हो गया. और जहां तक सवाल है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहे हैं वैदिक एज, जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक्या उपनिषद में लिखा गया है. उसी तरह देखा जाए तो ये यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरीके से ऋग्वेद में लिखा गया है. और यदि हम वेदास का बात करें तो हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. ऋग्वेद जो कि सबसे ओल्डेस्ट बुक रहा है, उसके बाद सामवेद जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, अथर्ववेद रिचुअल से रिलेटेड है. समझ गए ना? तो अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, करेक्ट, एंड ऋग्वेद हो गया. ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस समय के लिए, वैदिक एज के लिए. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ महाजनपदास. तो किंग्स अब आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आयरन इन नॉर्थ इंडिया. इसका लाभ होगा, इसका फायदा होगा. और अब जना से जनपद बना, अब जनपद से महाजनपद बनेगा. जाना कहां पे स्टार्ट हुआ? अर्ली वैदिक एज में. जनपद कब हुआ? लेटर वैदिक एज में. और महाजनपदास में ये जो जनपद है महाजनपद बन जाएगा. अब किंगशिप का प्रोमिनेंसी बढ़ेगा, किंग्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा जी. समझ गए? अब पहले ऐसा नहीं रहेगा, अब पूरी तरीके से मोनार्क वाला व्यवस्था क्रिएट हो जाएगा. तो 16 महाजनपदास का राइज होना. अब बिहार में भी 3 महाजनपदास थे जी. वाजी, वाजी इज एग्जाम्पल, रिपब्लिक महाजनपदास. वाजी मतलब वैशाली कैपिटल रहेगा जिसका. समझ गए? उसी तरह अंगा जहाँ पे मोनार्की रहेंगे, इस तरह बिहार में भी 3 महाजनपद का उदय हुआ है. और ओवरऑल देखा जाए इंडियन सब कंटिनेंट में तो 16 महाजनपदास का राइज हुआ है. यदि उधर देखें नीचे एमपी में तो बिल्कुल वहाँ पे अवंती राइज हुआ है. और यदि हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान साइड में देखें तो गंधारस
गंधारा, तक्षशिला सब डेवलप्ड हुआ है। समझ गए? महाजनपदास से आगे निकलते हैं। अब ये टाइम है राइज ऑफ 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का भी, बाकी रिलीजन भी प्रोमिनेंट हो, क्योंकि जो लेटर वैदिक एज में जो बुराई आया रिलीजन, जो उसमें गंदगी आया, तो लोग सब हताश हो गए। और स्पेशली जब महाजनपद का टाइम में क्या होगा, टाउन्स और सिटीज डेवलप्ड हो गए। जब टाउन्स और सिटीज डेवलप्ड हो गए तो वैश्यास क्लास का स्टेटस बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, वो लोग कहेंगे नो, हम लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं वर्ना सिस्टम का, हम लोग का तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो पूरा इकोनॉमी को चलाते हैं, तो हमें तो स्टेटस मिलना चाहिए। और ठीक उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म एक अपॉर्चुनिटी देगा कि धर्म सबके लिए बराबर होना चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का पाबंदी नहीं लगना चाहिए जी। लोग सब अट्रैक्ट हो जाएंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ। और बुद्धिज्म को किसी ने स्टार्ट किया तो स्वयं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। और जैनिज्म का यदि हम्बल बिगिनिंग देखा जाए ऋषभनाथ और 24 तीर्थंकरास महावीर साहब। समझ गए कि अपने अपने डेट टाइम्स वगैरह है। जैसे एग्जाम्पल बुद्ध का, बुद्ध को निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ, बोधि ट्री इन बुद्ध गया। समझ गए? बोधि ट्री के नीचे बुद्ध गया में। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते थे, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, करेक्ट। और उसी तरह हाँ, फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ पे दिया था, डियर पार्क ऑफ सारनाथ। और महापरिनिर्वाणा कब ये अपने शरीर को त्याग दिए, कब इनका देहांत हुआ, तो हुआ है आपका कुशीनगर ऑफ उत्तर प्रदेश। उसी तरह हम देखें महावीर साहब का, तो महावीर साहब ने भी एट द एज ऑफ 42 ईयर्स को भी काबिलिया मिला, उनको भी निर्वाणा मिला, करेक्ट। हाँ, और उसके बाद उनका जो देहांत हुआ है वो पावापुरी में हुआ। दोनों के अलग अलग फिलोसफीज। जैसे बुद्ध का, बुद्धिज्म का फिलोसफी क्या था जी, बुद्धिज्म का फिलोसफी था सबसे बड़ा रीजन क्या है, दुख। मैन सफरिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है, दुख। तो दुखा निरोधा प्रतिपादा, यानी कि दुख को यदि खत्म करना है, दुख को यदि समाप्त करना है, तो हमें मार्ग, अष्टांगिका मार्ग को अपनाना चाहिए, जिसमें 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया है, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड एंड सो। समझ गए? थ्री ज्वेल्स थे, थ्री रत्नास थे बुद्धिज्म का भी। बुद्धा स्वयं हो गए, उसके बाद संगा हो गए, करेक्ट, सभी रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्धिस्ट का, जैनिज्म का, तो जैनिज्म में भी बिल्कुल 3 ज्वेल्स रहे हैं। ठीक है, तो 3 ज्वेल्स में क्या था, सम्यक दर्शनास, सम्यक ज्ञाना और सम्यक चरित्र। समझ गए? सब रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यस, बुद्धिज्म और जैनिज्म आई हैव कंप्लीटेड, ये महाजनपदास भी कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम लोग मौर्यन स्पिरिट में। मौर्य के जो फाउंडर रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। बट बिफोर दैट, चंद्रगुप्त से पहले देखेंगे तो बहुत सारे डायनेस्टीज आए। जैसे मगध एक प्रोमिनेंट महाजनपद बना है, तो उसमें जो फर्स्ट जो डायनेस्टी होगा वो होगा हरियंका डायनेस्टी। उसके जो फाउंडर होंगे बिंबिसारा होंगे। उसके बाद अजातशत्रु होंगे, और अजातशत्रु ने ही सेकंड बुद्धिस्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया था राजगीर में। समझ गए? उसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयन आएंगे। उदयन ने ही कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम राजगीर, तो उदयन हो गए। फिर और भी रूलर्स आएंगे, वीक रूलर्स आएंगे, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर सुंगा डायनेस्टी आएगा। समझ गए? दिस वन हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद सुंगा नहीं, शिशुनागा डायनेस्टी, फिर नागा डायनेस्टी आएगा जिसके शिशुनाग खुद रहेंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद हाँ, शिशुनाग आपका ये हो गया। उसके बाद और भी डायनेस्टीज आएंगे, जैसे उसके बाद नंदा डायनेस्टी आएंगे। तो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर है महापद्मनंदा, और जो लास्ट रूलर रहेंगे नंदा डायनेस्टी के वो रहेंगे धनानंद। तो धनानंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था 326 बीसी में। समझ गए? तो धनानंद को ओवरथ्रो करके स्वयं आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो मौर्य रूल करेंगे। उसके बाद बिंदुसारा आएंगे, बिंदुसारा के बाद अशोका आएंगे, और अशोका पूरी तरीके से एम्पायर को बहुत बड़ा कर देंगे। एक उत्कल रीजन बचा हुआ था, और उत्कल रीजन को 261 बीसी में कलिंगा वार में वो भी अंदर अपने काबू में कर लेंगे। बट 261 में जो कलिंगा वार हुआ, इसके वजह से अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ जी। अब अशोका चंड अशोका नहीं रहा, अब अशोका धम अशोका बन गया। तो उपागुप्ता मौंग के कांटेक्ट में आए। उसके बाद फिर मुगिला
मोगिलापुट्टा टीसा के कांटेक्ट में आए, तो उसके बाद उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने करवाया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक ने करवाया था वैशाली में, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसी ने करवाया तो स्वयं अशोका है। अशोका ने इस काउंसिल में अभिधम्मा पिटाका का कंपाइलेशन किया था, समझ गए। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुशानास करेंगे आने वाले समय में 72 एडी में। तो यस, अशोका, अब अशोका के देहांत के बाद पूरी तरीके से स्वराज बिखर जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा, वेस्टर्न साइड भी और नॉर्दर्न साइड भी, ईस्टर्न साइड भी। ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो उनके जो ग्रैंडसन है दशरथा रूल करेंगे, और ईस्ट नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखेंगे के जो बेटे हैं कुणाल करेंगे। बट बहुत जल्दी बाहर की इन्वेजन के वजह से, इंडो ग्रीक इन्वेजन की वजह से वो भी कोलैप्स कर जाएगा जी, समझ गए। तो ये हो गया मौर्य। और जो ईस्टर्न साइड में रहेगा तो बृहद्र को कैप्चर करके पुष्यमित्र सुंगा डायनेस्टी का आगाज करेंगे। तो सुंगा डायनेस्टी के बाद फिर कानवा डायनेस्टी आएगा, और सुंगा डायनेस्टी और कानवा डायनेस्टी दोनों ही ब्राह्मण डायनेस्टी है जी भारत के, समझ गए। हाँ, तो साथ में एट द सेम टाइम बहुत सारे इन्वेजन्स भी चल रहे हैं। तो इंडो ग्रीक्स आएंगे, उसके बाद फिर साकाज आएंगे, फिर पार्थियान्स आएंगे, और फिर कुशानास भी आएंगे। तो कुशानास में जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर हुए हैं वो हुए कनिष्का फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं जी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएंगे 70 एडी में, कहाँ पे, कश्मीर में। और जिसकी वजह से बुद्धिज्म का दो भाग हो जाएगा, बुद्धिज्म दो फैक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे, महायाना बुद्धिज्म और हिनाया बुद्धिज्म, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यस, अब टाइम है गुप्ता का। अब तो गुप्ता राइज करेगा जी। तो गुप्ता में देखा जाए तो पहले गुप्ता एक छोटा डायनेस्टी था। गुप्तास भी कुशानास के ही फिडिसरीज रहे हैं, बहुत छोटा डायनेस्टी था, श्री गुप्ता ने बनाया। उसके बाद श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच रूलर हुए हैं। उसके बाद यदि गुप्ता डायनेस्टी को प्रोमिनेंसी मिला है तो मिला है चंद्रगुप्त वान के टाइम में। तो उन्होंने लच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया, शादी किया। उसके बाद उन्होंने राज को बड़ा किया है, और उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा धीराजा, समझ गए। महाराजा धीराजा का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया है। उसके बाद एक से एक आए। उसके बाद समुद्रगुप्ता आए। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो समुद्रगुप्ता ने काफी साम्राज्य को बड़ा किया है। उसके बाद आए समुद्रगुप्ता के बाद आए, अच्छा, समुद्रगुप्ता का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, 33 लाइन्स के जो लिखे थे हरिसेना, उनके जो कोड पॉइंट, इससे पता चलता है कि किस लेवल पे उनका मिलिट्री अचीवमेंट रहा है, ठीक है। समुद्रगुप्ता के बाद फिर चंद्रगुप्त टू आए, और चंद्रगुप्त टू ने बहुत ही खास काम किया है, साकास को मारा है, साकास को खत्म करके उसके बाद खुद को टाइटल दिया है विक्रमादित्य टू का, समझिए, विक्रमादित्य टू का। उसके बाद कुमारा गुप्ता आए। कुमारा गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया है, और उनके लास्ट टेन्योर में, उनके लास्ट टाइम में हुनाज इन्वेजन होना शुरू हो गया। फिर कुमारा गुप्ता के बाद स्कंद गुप्ता आए, और स्कंद गुप्ता के बाद वीक सक्सेसर होने की वजह से गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गया। फिर गुप्ता के बाद आएंगे पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर होंगे वो हो गया हर्षवर्धन। और उस समय हर्षवर्धन के लिए बहुत सारा चैलेंजेस था, बट उस चैलेंजेस को बहुत सुंदर तरीके से झेल के हर्षवर्धन ने एक डायनेस्टी को एम्पायर का स्वरूप दिया, समझ गए। शुरू में कैपिटल, पुष्यभूति डायनेस्टी का कैपिटल था थानेसबर, और थानेसबर कैपिटल को शिफ्ट करके कनौज में एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का भी जो स्टोरी है वो अशोका के तरह ही है। जैसे इन्होंने गंजम कोस्ट पे आक्रमण किया, तो उसके बाद ये भी चंड हर्षा से धम हर्षा बन गए, समझ गए। उसके बाद उन्होंने तो चाइनीज पिलग्रिम थे, हुंगशेंग को ऑनर करने के लिए कनौज असेंबली का आयोजन किया। उसका फिर प्रयाग असेंबली भी हुआ है। प्रयाग असेंबली हम्बल बिगिनिंग है कुंभ मेला का। और उसके बाद जैसे ही इनका देहांत होता है 647 इस CE में, तो उसके बाद एम्पायर कोलैप्स कर जाएगा, और अब आ जाएगा मेडिवल इंडिया का, यानी कि गुजरात प्रतिहारास राइज करेंगे, पाला राइज करेंगे, और राष्ट्रकूटा साउथ से राइज करेंगे। सो नॉर्थ इंडिया कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा साउथ इंडिया का देख लेते हैं हम लोग। तो सतवाहनास के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें। नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन और अमरावती इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है सतवाहनास के लिए। सतवाहनास आंध्रास थे। सतवाहनास को ही बहुत सारे सोर्सेस में आंध्रास भी कहा गया है।
और शतवनाश के जो सबसे प्रोमिनेंट जो किंग हुए हैं, जो सबसे खास किंग हुए हैं, उनका नाम है गौतमी पुत्र सताकर्णी। गौतमी पुत्र सताकर्णी ने बहुत ही बड़ा अपने एम्पायर को किया और बिल्कुल पहला राजा है भारत के जिन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट अपने इमेज को यूज किया था कोइन में, समझ गए। तो यह है गौतमी पुत्र सताकर्णी। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र सताकर्णी को साका रूलर रुद्रदामन ने हरा दिया था जी, समझ गए। बट रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र सताकर्णी के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस था। ये हो गया साउथ का। अब बात करेंगे साउथ का कोर हिस्ट्री, दैट इज संगम एज। संगम एज में 3 असेंबलीज होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो असेंबली हुआ था वो कपाटापुरा में हुआ था। फर्स्ट मदुराई में, सेकंड कपाटापुरा में और थर्ड फिर मदुराई में। सेकंड का सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो तोलकम पीएम है। तोलकम पीएम को ने लिखा था, तोल्कापियार ने लिखा था जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तोल्कापियार ने लिखा था। और तोल्कापियार ही केवल कह सकते हैं, तोल्कापियार का सबसे अर्लीस्ट तोल्कम पीएम भाई तोल्कम पीएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट सोर्स है संगम एज के इंफॉर्मेशन का। उसके बाद और भी नए नए चीज आए, जैसे एग्जांपल पट्टू आए, शिलापट्टिकरम लिखा था अडिगल ने। अडिगल थे चरम सेंगुबटम के भाई थे। चेरा रूलर जो चरम सेंगुबटम है उनके भाई थे अडिगल, और उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखा था शिलापट्टिकरम, समझ गए। उसी तरह जैन को भी डेडिकेट करते हुए किताब लिखा गया था जीविका चिंतामणि। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है संगम एज के बारे में। संगम एज में 3 डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, पांड्यास, चोलास एंड चेरास, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहे हैं साउथ इंडिया का और अलग अलग जगह प्रॉस्पर किए हैं। चोला सबसे ज़्यादा पावरफुल था इसमें, और पांड्यास ने तीनों ही संगम असेंबली को कन्वीन किया था, ऑर्गेनाइज किया था, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कलावड़ास आएंगे डेक्कन रीजन से और वो चोला को हरा देंगे। तो चोला का जो शुरुआत का फेज रहा है वो 3rd सेंचुरी तक रहा है। उसके बाद चोला फिर बैकग्राउंड में चले जाएंगे और फिर मेडिवल इंडिया में फिर चोला राइज करेंगे। और उस समय जो बड़े बड़े रूलर्स हो गए, राजेंद्र चोला होंगे, राजा चोला होंगे, तो बाद का पीरियड का टाइम है, समझ गए। यस, समरी आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव टच एवरीथिंग। डाउट हो, यस आई हैव कंप्लीटेड द सीरीज। कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।